हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जीके की नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जीके की और भी कई सीरीज आ चुकी हैं, आप उनको साथ साथ देखते चले, याद करते चले इन क्वेश्चंस को हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको और भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो आप हमारे गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको ये सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु वर दी पेट्रन्स ऑफ संगम लिटरेचर? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? नायक, चंदेल, पांड्या या सोलंकी? इसका सही आंसर है सी, पांड्या। संगम पीरियड एक वो इतिहास का एक वो समय काल है जिस समय पे तमिल लिटरेचर, जो प्राचीन तमिल लिटरेचर है, वो लिखा गया था। ये अक्सर 600 बीसी से 300 एडी तक का माना जाता है और इस वक्त में 2000 से ज्यादा पोयम लिखी गई थी तमिल भाषा में। और ऐसा माना जाता है जो पांड्यन डायनेस्टी है उनकी जो मेन शहर है जैसे साउथ मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई, इन जगहों पे बहुत ज्यादा उन्होंने अपना इनको संरक्षण दिया था संगम को। वहां पे 3 संगम हुई थी उनको। हालांकि जो संगम शब्द है ये आपको संगम लिटरेचर में भी कहीं यूज हुआ हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक शब्द से मिला है जो है संघ। संघ आपको पता है बुद्धों की और जैनों की संघ हुआ करती थी, उससे इंस्पायर्ड ये शब्द है। Which of the following was not advocated by महात्मा गांधी? इनमें से महात्मा गांधी के द्वारा किसकी वकालत नहीं की गई थी? प्रोहिबिशन यानी निषेध, हैवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग, विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत, या फिर डिग्निटी ऑफ लेबर्स श्रम की गरिमा। आपको इसका आंसर पता ही होगा, ये इनमें से बी है जिसकी उन्होंने वकालत नहीं की थी। ये जिसको इन्होंने मतलब इतना पॉपुलराइज नहीं किया था वो था हैवी इंडस्ट्रीज। बाकी सब उन्होंने उस पे ग्राम पंचायत की बहुत अहम भूमिका है, जो काम करने वाले हैं उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा बनी रहे, और इस तरीके की सभी चीजों की वैल्यू है। हैवी इंडस्ट्रीज ही थी जो इन्होंने बिल्कुल भी पॉपुलराइज नहीं की थी। लार्ज और हैवी प्रोडक्ट्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, इनका पूरा प्रोसीजर जो फैक्ट्रीज में चलता है, इन सब चीजों के लिए उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की गांधी जी ने। अकबर्स टॉम्ब इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, सिकंदरा में। अकबर का टोम है सिकंदरा में। ये जो पूरा मकबरा है ये अकबर के दौरान ही बनाया गया था। इसका जो टॉप पोर्शन है वो मार्बल का बना हुआ है और वो बनाया था उनके बेटे जहांगीर ने। पूरी जो ये मकबरे की बिल्डिंग है ये 4 टियर पिरामिड है। पूरा पिरामिड जो इस तरीके से 4 मंजिला का है, इस तरीके से, और सरमाउंटेड बाय मार्बल पेविलियन, और उसके ऊपर एक मार्बल का पेविलियन रखा है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। Which of the following struggles of Mahatma Gandhi was related to industrial workers? महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से वह कौन सा संघर्ष है जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद स्ट्रगल, खेड़ा स्ट्रगल, चंपारण स्ट्रगल या इनमें से कोई नहीं? 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आए थे और 1917 में इन्होंने ये रूल्स करने, ये स्ट्रगल्स स्टार्ट कर दिए थे। 17 और 18 में इन्होंने ये तीनों ही किए थे, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, जिसमें से सही आंसर है ए, अहमदाबाद स्ट्रगल। अहमदाबाद स्ट्रगल जो था वो एक कॉटन मिल में था, टेक्सटाइल मिल थी ये अहमदाबाद में, और उसमें इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू की थी, क्योंकि वहां के जो मालिक थे वो तो चाहते थे कि इन जो भी वहां के श्रमिक हैं उनसे प्लेग का जो बोनस है वो ना दिया जाए, जबकि वर्कर्स अड़े हुए थे। वर्कर्स ने उस समय कहा था कि हमें 50% हाइक चाहिए, 50% हमारी इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन जो इसके ओनर्स थे वो तैयार नहीं थे, वो 25 तक आ रहे थे। तब महात्मा गांधी ने इंटरवीन करके 35 का अमाउंट फिक्स करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, और उसमें कितना इनकी
जो हाइक हुआ था, इंक्रीज हुआ था इनकी वेजेस में, वो था 35%। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? इसका सही आंसर है डी, जयप्रकाश नारायण जी ने। बिहार मूवमेंट शुरू हुआ था 1974 में, और इसमें मेनली जो स्टूडेंट्स थे उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें हम पॉपुलरली जेपी भी बोला करते थे, तो इन्होंने जो वहां पे उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी सेंटर में, उसके करप्शन और मिस रूल के अगेंस्ट इन्होंने ये स्टार्ट किया था मूवमेंट। इसीलिए इसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं और जेपी मूवमेंट भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन? मोहम्मद बिन तुगलक इनमें से किसमें कुशल था? आर्ट यानी कला के क्षेत्र में, म्यूजिक, कैलीग्राफी यानी कि सुलेख, या फिलोसफी? इसका सही आंसर है डी, फिलोसफी में। वैसे तो जो मोहम्मद तुगलक था, वो कई तरह की जो कलाएं हैं उन सभी में उसका अच्छी खासी उसकी पकड़ थी। एक अच्छा वो प्रोफिशिएंट स्कॉलर था, चाहे वो लॉजिक हो, फिलोसफी हो, मैथ्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो या फिजिकल साइंसेस हो। लेकिन इसके साथ साथ उसे मेडिसिन की भी, मेडिकल फील्ड की भी काफी नॉलेज थी, डायलेक्टिक्स की भी थी, और वो एक कैलीग्राफर भी था। कैलीग्राफर का मतलब होता है जो बहुत आप राइटिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से जैसे राइटिंग की जाती है, उसको सुलेख बोला जाता है, अच्छे से उसको लिखना। साथ ही उसे कई सारी लैंग्वेजेस का भी ज्ञान था, पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, यहाँ तक कि संस्कृत भी वो जानता था। कोलेरू लेक इज सिचुएटेड बिटवीन डेल्टाज ऑफ? कोलेरू झील किन डेल्टाओं के बीच में स्थित है? गोदावरी कृष्णा, महानदी एंड दामोदर, केन एंड बेटवा, या कावेरी और अमरावती? इसका सही आंसर है ए, गोदावरी एंड कृष्णा। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में जो केजी डेल्टा है, केजी उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं, उस डेल्टा के बीच में ही, इन दोनों नदियों के डेल्टा के बीच में ही स्थित है। और साथ ही साथ ये एक पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी भी रहा है। कोलेरू लेक आपको कहाँ मिलेगा? जैसे इंडिया का अगर हम जो ईस्टर्न कोस्ट देखें तो पूर्वी जो इसका तट है, इधर मिलेगी आपको चिलिका लेक, और यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा कोलेरू लेक, और नीचे से मिलेगा आपको पुलिकट लेक। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा कोलेरू लेक, ये बर्ड सेंचुरी भी है, वेटलैंड साइट भी है। आपको पता होगा रामसर के अंदर जो वेटलैंड्स जो बताए जाते हैं उनमें भी एक है ये। और यहाँ पे कौन कौन सी जो फेमस हमें यहाँ पक्षी मिल जाते हैं, वह साइबेरियन क्रेन, आइबिस और पेंटेड स्टॉक्स। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज a मेजर phenomenon in? ये जो ओजोन परत का क्षरण होता है, ये कहाँ की एक प्रमुख घटना है? थर्मोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल की, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल की, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, या एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल की? इसका सही आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल है, उसमें जब क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं और वो ओजोन से जब मिलते हैं तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है उन ओजोन मॉलिक्यूल्स को। यहाँ तक कि इसमें इतना तक बताया गया कि एक क्लोरीन एटम कितने 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी की वजह से ही वहां पे ओजोन का क्षरण होने लग जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हुआंगहो, गंगा, यांगजी, या इंडस यानी कि सिंधु? इसका सही आंसर है सी, यांगजी रिवर। यांगजी रिवर आपको मिलेगी चाइना में, और ये पूरे एशिया की ही सबसे लंबी नदी है। इतना ही नहीं, इसको चाइल्ड ऑफ द ओशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस हिसाब से भी एक लंबी नदी है, सबसे ज्यादा लंबी, जो सिर्फ एक ही देश में बहती है। एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यांगजी है। और पूरी दुनिया की बात करें तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय? वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? रिवर यानी नदियां, विंड, अंडरग्राउंड वाटर यानी भूजल, या फिर ग्लेशियर हिमनद? इसका सही आंसर है ए,
रिवर के द्वारा। वी शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय इरोजन फ्रॉम ए रिवर और स्ट्रीम ओवर टाइम। जब भी कोई नदी बहती है तो बहते बहते अक्सर वो वहां से जितने भी पत्थर हैं उनको हटाने लग जाती है, और भी जितना वहां का मलबा है वो हटने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके ये चीज फिर गहरी हो जाती है और फिर यहाँ पे हमारा वी शेप्ड वैली का फॉर्म ले लेती है ये। द रिवर नर्मदा बिगिंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। नर्मदा नदी किस पर्वत से शुरू होती है? मैकाल, हिमालय, विंध्य या सतपुरा? और इसका सही आंसर है ए, मैकाल। अमरकंटक वो जगह है जहां से नर्मदा नदी शुरू होती है, और सिर्फ नर्मदा ही नहीं, अमरकंटक से सोन नदी भी स्टार्ट होती है। और अगर पर्वत की बात करें तो इसमें मैकाल, यहाँ पे रेंजेस है, मैकाल की पूरी पहाड़ियां हैं, और इसकी ऑल्टीट्यूड हाइट कितना है? 1057 मीटर अबव सी लेवल। कहाँ मिलेगा आपको ये? शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई? इसका सही आंसर है ए, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर इज सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन तमिलनाडु। सबसे दूसरे नंबर पर ये आता है, और 15th लार्जेस्ट है अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया। अर्बन एग्लोमरेशन किसे कहते हैं? यूए। अक्सर उन जगहों को कहा जाता है जो अर्बन यानी शहरी इलाकों में होते हैं, और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कई अर्बन सिटीज एक साथ आई होती है, उनमें ग्रोथ हुई होती है, और वो मिलकर जब कोई हिस्सा बना लेते हैं तो उसको एक अर्बन एग्लोमरेशन कहा जाता है। तो उसी तरीके की एक जगह है कोयम्बटूर। इसकी संख्या ही 2 मिलियन यानी 20 लाख से ऊपर यहाँ पे पॉपुलेशन है, और इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, यहाँ तक कि आईटी का भी और भी कई चीजों का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। Which of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act? एंटी-डिफेक्शन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में शामिल है? सेकेंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल या 10th शेड्यूल? इसका सही आंसर है डी, 10th शेड्यूल में। और ये कब लगाया गया था? ये बहुत फेमस है, 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसी के द्वारा ही 10th जो शेड्यूल है उसके अंदर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी विरोधी दल बदल कानून जो है वो लगा दिया गया था। और उससे पहले अगर 10th शेड्यूल की बात करें तो वो सिक्किम के एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा था, जो सिक्किम को मिलाया गया था इंडिया में, उससे ये रिलेटेड था। लेकिन अब इसको 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट किया जाता है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 का अधिकतम अवधि क्या है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल? इसका सही आंसर है ए, 3 years। जब दोनों ही जो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, जब वो अप्रूव कर देती है तो ही प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कर पाता है फॉर 6 months। उसको हम कितने भी टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक तो उसका मैक्सिमम पीरियड है 3 years, 3 साल के बाद वो नहीं बढ़ाया जा सकता। और 3 साल के अंदर भी अगर उसको बढ़ाना है तो पार्लियामेंट के द्वारा, जो संसद के द्वारा पास किया जाएगा बिल, वो हर 6-6 महीने में हमें करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार हमने पास कर दिया तो पूरे साल के लिए वो चलेगा, हर 6 months उसको रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं किया तो वो एंड हो जाएगा। If you found this video helpful, then please like the video and subscribe to our YouTube channel Anklan. Okay, the concept of political sovereignty was advocated by, राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना किसने की थी? प्लेटो, जॉन लॉक, रूसो या ऑस्टिन? एंड इट्स राइट आंसर इज सी, रूसो ने। पॉलिटिकल सॉवरेंटी, राजनीतिक संप्रभुता, जिसका एक मतलब ये भी होता है सुप्रीम विल यानी कि सर्वोच्च इच्छा। इसमें जो भी हमारे कानून हैं उन सबको एक गवर्नमेंट, जो एक प्रॉपर्ली एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है, जो सही तरीके से स्थापित की गई सरकार है, वो कंट्रोल करती है। Which amendment of the Constitution lowered the voting age from 21 to 18 years? इनमें से संविधान की किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया?
64th, 60, 61 या 63? And its right answer is C, 61st Amendment Act। जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था, जिसको अमेंडमेंट 61 भी कहा जाता है, ये 1988 में आया था। और उसके बाद से जो वोटिंग एज है इलेक्शन, यानी कि अभी आप वोट देते हैं तो आपके लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 18 साल। पहले 18 साल नहीं थी, पहले 21 साल थी, उसे कम करके 18 ईयर्स किया गया था। The real executive authority in a state is vested in, किसी भी राज्य की जो वास्तविक कार्यकारी अधिकार है वो किसमें निहित होता है? गवर्नर यानी राज्यपाल, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में। ऐसे जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य की कार्यकारी अधिकार के जो मेन सर्वोच्च होते हैं वो तो गवर्नर होते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है इस चीज की, डिसीजन लेने की, एक्ट्स पास करने की, कोई भी एक पॉलिसी लाने की, वो मेन जो पावर होती है पॉलिसी फॉर्मेशन की, वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसमें बैठते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। The dash exchange rate is the relative price of foreign goods in terms of domestic goods. विनिमय दर घरेलू वस्तुओं के संदर्भ में विदेशी वस्तुओं का सापेक्ष कीमत है। कौन सी है, हमें यह बताना है। आर्टिफिशियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल यानी कि नाम मात्र वाली, फिक्स्ड यानी निश्चित, रियल कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर है डी। नॉर्मली दो एक्सचेंज रेट होते हैं, रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सामान लो, सपोज ब्रेड, उसका पहले तो आप देखो कि बाहर विदेशों में उसका प्राइस कितना है, और अपनी डोमेस्टिक प्राइस देखो आपके देश में उसका प्राइस कितना है। फिर जो बाहर जो उसकी कीमत है, सपोज बाहर है $1 और $1 इस समय प्रेजेंट में कितना चल रहा है? 80 रुपीज का हो चुका है, रिसेंटली ये 80 को क्रॉस कर गया है। तो बाहर के हिसाब से उस ब्रेड की कीमत को हमने क्या किया? इंटरनेशनल प्राइस को कन्वर्ट किया हमारे इंडियन प्राइस में, डोमेस्टिक करेंसी में उसको कन्वर्ट किया। फिर कंपेयर किया इसको किसके साथ? जो हमारी डोमेस्टिक प्राइस चल रही है। हमारे यहाँ कितने की मिलती है? नॉर्मली 20, 25, 30, आप कोई भी ले सकते हो, 20 ले लेते हैं या 25 भी ले सकते हैं। इससे कंपेयर करते हैं कि उसकी कीमत कितनी है। इसी चीज को कहते हैं हम रियल एक्सचेंज रेट। इंश्योरेंस सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? बीमा क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एसबीआई, सेबी, इरडाई, आईआरडीएआई या आरबीआई? इसका सही आंसर है सी, आईआरडीआई। एसबीआई आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक है। सेबी जो होते हैं, जितने भी एक्सचेंज रेट होते हैं, आप ये बीएसई, एनएसई, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड आता है ये। आरबीआई आपको पता ही है, ये तो पूरा एक हेड हो गया सभी बैंक्स का, तो इसका सही आंसर हो जाता है सी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म आ जाती है। बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र किसके द्वारा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, हमें कृषि से मिलता है कि सबसे ज्यादा कर, या बैंकिंग से, या इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्षेत्र से, या फिर पर्यटन टूरिज्म से? तो इसका सही आंसर है सी। सबसे ज्यादा जो टैक्स पे किया जाता है, कर, वो किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा, औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा। ऋषि चक्रवर्ती फ्रॉम विच स्टेट विंस कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज? कॉमनवेल्थ गेम्स क्विज जीतने वाले ऋषि चक्रवर्ती किस राज्य के हैं? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर हरियाणा? एंड इट्स राइट आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल। The foundation stone for the 8th IT or high-tech park built under the Indian line of credit was laid in which country? इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 8वें आईटी या हाईटेक पार्क की आधारशिला किस देश में रखी गई है? पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? और इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सिंगरा नाम की जगह है जो नेटौर में आती है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। इनकम टैक्स डे विल बी ऑब्जर्व बाय सीबीडीटी एंड इट्स ऑन फील्ड अक्रॉस।
जितने भी उसके फील्ड ऑफिसेज हैं, जितने भी उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उन देश भर में CBDT के द्वारा इनकम टैक्स डे किस दिन मनाया जाता है? 24 जुलाई, 21 जुलाई, 22 या फिर 23? इसका सही आंसर है सी, 22 जुलाई। The Asian Development Bank has cut its growth forecast for China to %% in 2022. ADB जो एशियाई विकास बैंक है, उसने 2022 में चाइना के विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? 4%, 5%, 4.5 या फिर 5.5? इसका सही आंसर है ए, 4%। एडीबी ने चाइना की जो ग्रोथ का अनुमान है उसकी फोरकास्ट को 4% किया है। वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 23 जुलाई? इसका राइट आंसर है सी, 22 जुलाई को। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको साथ साथ याद करते चलें। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे आकलन ऐप को डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।